तो मेरठ में चारों तरफ कूड़े के ढेर लगातार लगते जा रहे हैं। हाउस टैक्स लेते हैं ये कूड़े और नाली के लिए। कूड़े की गाड़ियां किसी भी कॉलोनीज में आ नहीं रही हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है जो हम हाउस टैक्स के नाम पर दे रहे हैं? वो सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। प्रभारी मंत्री थे धर्मपाल जी, वो मेरठ आते हैं, उनका एक बयान बड़ा चर्चित हुआ, हमने उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। वो उन्होंने तो बताया था कि मेरठ में जल्द कूड़े से कांचन बनाने की, यानी कि कूड़े से सोना बनाने की मशीन आने वाली है। तो कूड़े से सोना बनेगा। यहाँ कूड़े से कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाना। वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। ये है। आम आदमी पार्टी से रिसेंट में 7 सांसद बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। हमारे जो सांसद थे उसके यहाँ पे ईडी का छापा पड़ता है, 5 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। एक दौर आया है, व्यक्ति पहले दूसरी पार्टी में होता है और वो अपनी राजनीति शुरू करता है, और जब एक ऊंचाई तक पहुंचता है वो भाजपा ज्वाइन हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप कब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? जीवन में कभी नहीं करूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि कतई नहीं जाओगे बीजेपी में, पर ऐसे ही एक आपके सांसद है जो वर्तमान में बहुत ट्रोल हो रहे हैं, राघव चड्ढा। उन्होंने भी यही बोला कि गुंडों की पार्टी है, ऐसा वैसा, और आज उसी गुंडों की पार्टी में चले गए। राघव चड्ढा जी को अरविंद केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा बनाया, तो चड्डी पहननी नहीं आती थी उन्हें। अभी 16 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है, क्या है पूरा प्रोग्राम? इससे पहले 4 पदयात्राएं हम लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कर चुके हैं। ये 5वें चरण की पदयात्रा है। इस पदयात्रा का नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। आप लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध किया था। तो क्या कारण रहा? देखिए, स्मार्ट मीटर जो है ये स्मार्ट चीटर है, और भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। देखिए, मैं इसको खूबी कहूंगा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मेरठ की मूल समस्याएं क्या है वर्तमान में? देखिए, मेरठ की जो पहचान है क्रांति धारा है। क्या कारण है कि ये मुद्दे इलेक्शन के वक्त दिखाई नहीं देते? पोल्यूशन का मुद्दा, कैंसर का मुद्दा, इसकी बात क्यों नहीं होती? क्या कारण लगता है आपको कि जनता भूल जाती है और जातियों में बटके कि मेरी जाति का मैं इसको वोट दूंगा? यही तो सवाल है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी निरंतर रूप से गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यात्रा भी पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है। हिंदू जो है वो अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। हमारी माँ हमारा स्वाभिमान है। वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गाय हमारी माता है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अपील है कि हमारे साथी लगातार एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट ही चला रहे हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि निष्पक्ष आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मेरठ में, और जब मेरठ की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो और विपक्ष की भूमिका की बात हो तो केवल समाजवादी पार्टी ही नज़र आती है। पर एक पार्टी जो 14 साल पहले ही बनी हो, वो वर्तमान के समय में सभी राज्यों में विपक्ष की भूमिका निरंतर रूप पर निभाती आ रही है। चाहे वो मुद्दों की बात हो, जैसे मेरठ में सेंट्रल मार्केट का मुद्दा हो, उस पर लगातार बोलती हुई आई है। चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर की रिसेंट की बात हो, लगातार धरने प्रदर्शन और आंदोलन, विपक्ष में रहकर कैसे काम किया जाता है, वो आम आदमी पार्टी लगातार बताती आई है। आज उसी संदर्भ में हम आए हैं हमारे मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी के पास। अंकुश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी में जुड़े, क्या हुआ ऐसा कि आम आदमी पार्टी पसंद आई आपको? ठीक। देखिए, जब देश में अन्न आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं टेक महिंद्रा में नोएडा जॉब करता था उस समय 2012 में। और नोएडा में सेक्टर 62 के पास हमारा ऑफिस हुआ करता था। और पूरे देश के आम जनमानस के अंदर ये एक चर्चा का विषय था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला था और तमाम चीज़ें, तो उस आंदोलन से प्रभावित होकर हम लोग और हमारे कई सारे मित्रगण लगातार उस आंदोलन में गए। और जब उन आंदोलन में जाते थे तो हम लोगों की भूमिका क्या होती थी कि वहाँ पे जो अनशनकारी लोग बैठे हैं, जो उस आंदोलन को चला रहे हैं लोग, उनके बीच में जाए। तो कई बार हम लोग चाय बनवा के लेके जाते थे, कई बार बिस्किट लेके जाते थे, बांटते थे और चले आते थे। कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, कोई ये नहीं था कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे या एक आने वाले समय एक पार्टी बनेगी, जन आंदोलन। उस समय मंशा ये था कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरीके से देश को खोखला किया जा रहा है, उसमें अगर कुछ लोग निकल के आए हैं, और वो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग उसमें जुड़े, पूरे देश को एकजुट किया। उस आंदोलन की गूंज तमाम जगह गई, और खास तौर से समाचार चैनल हों जितने भी हैं या सोशल मीडिया पे, तमाम जगह उस आंदोलन की हनक और चमक आप लोगों ने देखी। आम जनमानस की भावना थी कि जिस तरीके से लोगों ने, राजनेताओं ने देश की संपदाओं को लूटने का काम किया है, और एक तरफ देश जो है किस तरीके से गर्त में जा रहा है। तो ये सारे मूलभूत मुद्दे थे। इन मुद्दों पे आंदोलन था, उस आंदोलन में हम सक्रिय रूप से रहे।
जी। और उसके बाद अरविंद जी ने पार्टी बनाने की घोषणा की। तो फिर तब से हम पार्टी में और माननीय सांसद संजय सिंह जी के साथ में हम लोग तब से सक्रिय हैं। और मेरे राजनीतिक गुरु भी आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में राजनीति का कैखेगे हम लोगों ने सीखा जी। और उसी विचारधारा को हम लगातार तब से अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे आम आदमी की पार्टी बात हो, आम आदमी पार्टी की, तो एक मोटो चलता है कि सभी एजुकेटेड लोग हैं। तो आपकी एजुकेशन क्या है फिलहाल? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मैं आपको बताऊँ, मेरा गांव गड़ीना पड़ता है। यहाँ से मेरठ से 22 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग महर्षि विद्या मंदिर में पढ़े और फिर मैंने 12th की साइंस साइड से। उसके बाद हम लोगों ने मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद में मैं जॉब पे चला गया लगातार, क्योंकि एक गांव से जब लोग निकल के आते हैं तो सबसे पहले यही उद्देश्य था कि खेती किसानी गांव में है, लेकिन फिर भी कि पढ़ लिख के भाई आप आगे बढ़ो, कहीं जॉब में जाओ। तो मैंने वही आपको बताया कि टेकम में हम भी जॉब करने चले गए थे, जो आम परिवारों में होता है, घरों में होता है। हमारे बड़े भाई हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी जॉब पे हैं। मुझसे छोटे, उनसे छोटे वाले भाई हैं, वो डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। वाइफ जो हमारी बड़ी भाभी हैं वो IITian हैं। तो सब लोग परिवार में, हमारी वाइफ जो है खुद वो वनस्थली से उन्होंने MBA किया। तो सब लोग एजुकेशन की तरफ था। हमारे फादर हम लोगों को गांव से लेके आए और शहर में कोई बिजनेस या काम के उद्देश्य से नहीं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा है कि एजुकेशन जो है वो मस्ट है, वो ज़रूरी है। तो उसी एजुकेशन के लिए वो शहर में आए और उसी को करने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो हम लोग पहले से भी सामाजिक कार्यक्रमों में और NGOs के माध्यम से मैं लगातार सक्रिय था पढ़ाई के दौरान भी। तो फिर वहीं से एक रुचि थी और उसी तरीके से बढ़ता हुआ ये कारवां आज यहाँ तक पहुँचा। जी। वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वर्तमान के समय में आम आदमी पार्टी से रिसेंट में 7 सांसद, राज्यसभा सांसद बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। देखिए, जिस तरीके का दौर है राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की, फोड़ने की और जो जनमत है उस पर डाका डालने का काम करते हैं। आप देखो, खरीद फरोख्त के नाम पे ये लोग सरकारों को तोड़ लेते हैं। इन्होंने कितनी सरकारें गिराई। हमारे जो सांसद थे उसके यहाँ पे ED का छापा पड़ता है, जो एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी, और 5 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ता है, वो भी बड़े इंडस्ट्रियल थे। तो उन लोगों को डरा के, धमका के और सीधा कि आइए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आप लोग धुल जाइए, और नहीं करेंगे तो ED और CBI के दम पे आप लोगों को तोड़ लेंगे। तो ये पूरी इनकी रणनीति है, उसी पे ये लोग काम करते हैं। जी। वहीं पर क्या कारण रहा, जैसे आपने बताया कि आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया, आपने किस कारणों की वजह से ज्वाइन किया? क्या लगा आम आदमी पार्टी में अलग और पार्टियों से? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हिंदुस्तान की 80% आबादी है, जो गाँव में रहती है, जो संघर्षरत है कि थोड़ा संघर्ष करके वो कहीं अपने जीवन को उसको बेटर कर सके, है ना। उस जीवन यापन में कहीं वो होता क्या है कि जहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मेरठ के आसपास से लोग गांव देहात से निकल के आते हैं और यहाँ पे कहीं एक कॉलोनी में अपना आके बसेरा बनाता है, जमा जमा तिल तिल करके, और फिर इसी उधेड़ बुन में लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी मुद्दों के आधार पर राजनीति में आए, वो किसी जाति धर्म के आधार पर राजनीति में नहीं आए। तो सांसद संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, जितने हमारे तमाम लीडर थे, इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपसे वोट मांगने मुद्दों पे आए। उन्होंने घोषणा की, उन्होंने गारंटी दी अरविंद केजरीवाल ने। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये गारंटी शब्द जो है ये आम आदमी पार्टी ने दिया था, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि दिल्ली में आप हमारी सरकार बनाइए, 200 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देंगे। और जिस दिन पहले दिन सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद 200 यूनिट पहली कलम से 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 20,000 लीटर पानी फ्री दे दिया, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा देने का काम किया। जय भीम योजना के तहत जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते, उन लोगों को कोचिंग कराने का काम किया। नीट जेई में तमाम जगह उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मोहल्ला क्लिनिक खोले, 200 तरह की जांचें निःशुल्क। तो ये काम के आधार पे आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी कोई कास्टिज्म के आधार पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में जो माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी काम करती है, ये बांटने की बात करती है, ये 80 बनाम 20 की बात करने वाले लोग हैं।
तो आम आदमी पार्टी मुद्दों के आधार पे बनी और मुद्दों के आधार पे बढ़ी, तो इसलिए हम आम आदमी पार्टी से जुड़े। जी। वहीं पर हम बात करें कि एक पार्टी जो आपने कहा मुद्दों के बिहाफ पर बनी, मुद्दे थे और उन मुद्दों को काम किया, बट क्या होता है ना कि जब एक पार्टी फॉर्म होती है तो एक फाउंडिंग मेंबर की एक टीम होती है, तो 7 फाउंडिंग मेंबर में से 7 में से 4 आपके विपरीत हो जाते हैं, आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको पता है 7 में से 4 कौन कौन है, 3 ही बचते हैं, मेन 3 ही बचते हैं। तो क्या कारण लगता है कि एकदम फाउंडिंग मेंबर जो पार्टी आई और फाउंडिंग मेंबर 4 एकदम निकल गए और वो आज विरोध भी कर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग निकल गए चले गए, बहुत सारे लोग हैं। देखिए जब कोई कारवा, कोई काफिला जब कभी चलता है तो आप देखिए बहुत लोग आते हैं उसमें, तो बहुत लोग जुड़ते हैं और बहुत लोगों के अथक परिश्रम से, अथक प्रयासों से कोई भी आंदोलन हो, कोई भी चीज तब सफल होती है। तो वो लोग भी आए, तो कैपेसिटी होती है हर व्यक्ति की। मैं अभी यंग हूँ तो मैं शायद 10 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ या किसी के साथ चल सकता हूँ, कोई हो सकता है 6 किलोमीटर चल के रुक जाए, कोई 4 किलोमीटर चल के रुक जाए। अल्टीमेटली वो सारे लोग चले साथ थे, लेकिन जिसको जहां तक जा पाया या चल पाया वो वहां तक चला। और जहां तक बात है, ये वैचारिक बात है। आज मैं जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, मुझे वो विचारधारा अच्छी लगती है, हो सकता है कि उनको विचारधारा अच्छी ना लगती है। तो ये आदमी का व्यक्तिगत निर्णय है कि वो कब तक आपके साथ है या कब तक नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी जिन उसूलों के साथ बनी थी, जिन सैद्धांतिक मुद्दों के साथ बनी थी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के, अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब में भगवत मान जी के नेतृत्व में पार्टी उसी दिशा पे काम कर रही है। अब हम आते हैं मुद्दों पे। जैसे अभी 16 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है, उसकी आप तैयारी लगातार कर रहे हैं, क्या है पूरा प्रोग्राम? क्या मेरठ से गाजियाबाद के बीच में जो पूरी यात्रा है, क्या है, किन मुद्दों पर है, वो थोड़ा बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जब भी कभी कोई मुद्दा होता है तो देश में तो है ही सामान्य सांसद संजय सिंह जी की मुखर आवाज, जो विपक्ष की बुलंद आवाज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चूंकि वो प्रभारी है, उत्तर प्रदेश में हम उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की गाइडलाइंस में हम लोग काम करते हैं। माननीय सांसद जी उत्तर प्रदेश की जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, उनको वो लगातार जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जहां तक इस पदयात्रा की बात है, इससे पहले 4 पदयात्राएं हम लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कर चुके हैं। ये 5वें चरण की पदयात्रा है। इस पदयात्रा का नाम है रोजगार दो लोगों के लिए, जनता के लिए, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। रोजगार से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में, उन सब चीजों को लेके ये रोजगार और सामाजिक न्याय की पदयात्रा यहाँ से माननीय सांसद जी शुरू करेंगे जी। ये 10 मई आप देखिए 1857 क्रांति धरा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले 10 मई थी जी, तो आप देखिए कि यहाँ से क्रांति का आगाज हुआ था और माननीय सांसद जी उसी क्रांति धरा पे आके वहीं से रोजगार की और सामाजिक न्याय की बात करने आ रहे हैं। लगातार ये 16 तारीख को मेरठ से पदयात्रा शुरू होगी और 20 तारीख को 20 मई को गाजियाबाद में इसका समापन होगा। तो लगातार इसके पड़ाव होंगे। यहाँ से हम लोग जैसे पहले दिन की जनसभा एक है मेरठ कमिश्नरी पार्क में, जनसभा के उपरांत यहाँ से चलेंगे और पैदल कारवा 4 से 5 किलोमीटर। तो ये पूरा पैदल ही होगा? पूरा पैदल। इसमें संजय सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा होगी और दिल्ली के हमारे तमाम विधायकगण को साथी और जो पार्टी के हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय सोमेन ढाका जी, वो यहाँ से चलेंगे हमारे साथ। तो मतलब एक दिन में ही पूरी यात्रा तो नहीं होगी? नहीं, एक दिन में नहीं, 5 दिन की पदयात्रा। 5 दिन की। हाँ, तो पहले दिन हम लोग मेरठ में आप जाएंगे और मेरठ के बाहर जाके एक मंडप में वहीं पे रात्रि विश्राम होगा। फिर अगले दिन चलेंगे तो परतापुर होते हुए जाएंगे, फिर मोदी नगर में जहाँ एंट्री करते हैं वहीं पे रात्रि विश्राम है। अगले दिन मोदी नगर पार करेंगे, मुरादनगर में रात्रि विश्राम है। तो इस तरीके से चलता हुआ एक कारवा लगा। आप भी यात्रा में होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यात्रा में रहेंगे। और खाली यात्रा नहीं, माननीय सांसद जी उत्तर प्रदेश में जो भी संघर्ष जहाँ जाते हैं या जो वो कार्यक्रम देते हैं उन तमाम कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे जी। वहीं पर हमने अभी कुछ समय पहले काफ़ी सारी वीडियोस देखी इंटरनेट पर, आप लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध किया था, पूरा आपका कारवा था, तो क्या कारण रहा? देखिए स्मार्ट मीटर जो है ये स्मार्ट चीटर है। सांसद जी ने लखनऊ में इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लोगों से सबसे आह्वान किया था। इस पर प्रदर्शन भी हम लोगों ने प्रदेश व्यापी किया, जिसमें लखनऊ में हमारे कई सारे साथियों की गिरफ्तारी भी वहाँ पे हुई थी, उनको डिटेन करने का काम किया था। तो स्मार्ट मीटर जो है स्मार्ट चीटर बन के जोड़ रहा है। मिल्खा सिंह जो दौड़ते थे उन्होंने देश का नाम बढ़ाया, लेकिन ये मीटर जो है मिल्खा सिंह जी की रफ्तार से भी तेज दौड़ गया।
योगी आदित्यनाथ जी देश की, प्रदेश की गरीब जनता से, मतलब आप कितना बिजली का भार उन पे बढ़ा रहे हो आप, कितना आप उनसे चाहते हैं कि वो अपनी सारी जमा पूंजी की कमाई देके आपको बिजली के बिल के रूप में सरकार को दे दे। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, मेरठ में भी यहाँ प्रदर्शन हुआ, और इस प्रदर्शन का असर ये हुआ कि सरकार को वो निर्णय वापस लेना पड़ा। बताओ, प्रीपेड मीटर गांव में कैसे कोई प्रीपेड मीटर का पैसा देगा भाई कि पहले रिचार्ज कराओ? ऐसे थोड़ी ना होता। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे भुखमरी के कगार पे लोग हैं, आप कह रहे हो कि बिजली का पैसा पहले दे दे। अरे सब लोग ईमानदारी से बिजली देते हैं भाई। आप 24 घंटे बिजली तो दे नहीं पा रहे हो, आप 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हो, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती आपने लागू कर दिया। तो ये जन आक्रोश था और तमाम लोगों ने इस पे उठाई, और खाली हमने नहीं, तमाम किसान संगठन और तमाम लोग इसमें आगे आए, और माननीय सांसद जी की भी इसमें अहम भूमिका रही। आम आदमी पार्टी के तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्रदर्शन किया, आवाज बुलंद की, तो उसके पर निश्चित तौर पर परिणाम आए। देखिए, आप जानिए, लोकतंत्र के अंदर जब जनता जागती है तो कितनी बड़े तानाशाह हो, कितनी बड़ी सरकार हो, वो कदम पीछे लेती है। ये उसी की परिणति है कि योगी आदित्यनाथ को ये फैसला वापस लेना पड़ा, और सारे जो प्रीपेड मीटर थे इनको वापस कन्वर्ट करना पड़ा। महीने की साइकिल की तरह इनका बिल आएगा पुराने तरीके से। लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई में पहले चरण की हम लोग लड़ाई की ये जीत हुई है। आप देखिए, स्मार्ट मीटर ही खत्म होना चाहिए। ये स्मार्ट मीटर में तमाम जगह से शिकायतें आती है कि बहुत तेज चलता है पुराने वाले मीटर के मुकाबले जी। तो इसकी ये भी एक बड़ा विषय है। वहीं पर हम एक और मुद्दे की बात करें कि जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने पाया कि आपके ऊपर एक केस लगा हुआ है। वो मंत्री जी ने आपके ऊपर सोमेंद्र तोमर जी ने 5 करोड़ का केस करा हुआ है। क्या था पूरा मामला? देखिए, ऐसा है, प्रदेश में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर थे, अब तो स्वतंत्र प्रभार हो गए हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, देखिए मैं इसको खूबी कहूंगा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो जो भ्रष्टाचार करेगा, कुछ संपत्ति अर्जित करेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी प्रमोशन कर देती है। क्या था वो भ्रष्टाचार सोमेंद्र तोमर जो आपने उजागर कराई? बता रहे हो, कायस्थ गांवडी गांव पड़ता है मेरठ की, जो मेरठ दक्षिण विधानसभा उसके अंदर, वहां पे दलितों की जमीन, किसी एक आध की नहीं मैं कह रहा हूँ, दर्जनों की संख्या में उन दलितों की जमीन मंत्री जी ने अपने ट्रस्ट के नाम खरीद ली, जिसके मालिक सोमेंद्र तोमर जी, करोड़ों रुपए की भूमि। और जबकि नियम ये है कि कोई भी पट्टे की जमीन, दलित समुदाय की व्यक्ति की जमीन, अगर या तो वो असाध्य बीमारी से ग्रसित हो या वो वहां से विस्थापित हो रहा हो तो वो ली जा सकती है जी। नियम तय ये है। अगर आप देखेंगे तो 22 लोग एक दिन में मेडिकल कराने चले गए प्यारेलाल अस्पताल में, एक दिन में 22 लोग, टेम्पो से गए थे, ऑटो से गए थे, बस में गए थे, और सब लोग पीड़ित थे। कुछ लोगों ने विस्थापित होना बताया जबकि वो वहीं पे रहते। तो ये 22 लोग गए थे या फिर नहीं गए थे? नहीं गए। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना ये, हाँ। कि 22 लोग गए और उनका सर्टिफिकेट बन जाता है, और सारे लोगों को जब सर्टिफिकेट बन के आ जाता है तो क्या बीमारी थी उनको? एक क्या बीमारी घोषित करी? मैं कह रहा हूँ असाध्य रोग होता है। असाध्य रोग में कोई आपकी टीबी असाध्य रोग में नहीं आएगी। कैंसर, आपको कैंसर है, आपको हार्ट की बीमारी है, तो ये सब चीजें होंगी। खांसी नजले जुकाम में आपको जमीन बेचने की परमिशन नहीं है। सरकार ने वो जमीन आपको जीवन उपार्जन के लिए दी थी, लेकिन सोमेंद्र तोमर जी ने कूटरचित करके, उनको डरा के, धमका के, वो लोग आगे भी नहीं आ रहे। देखिए, गरीब व्यक्ति है, इस सरकार के सामने कौन आएगा? बुलडोजर दिखा देते हैं, कद्दावर मंत्री है। और दूसरी चीज, मेरा तो एक जायज सवाल है, मैं मान गया कि ठीक है वो नीडी थे, उन लोगों के सर्टिफिकेट भी सही है, सब कुछ सही है, क्या एक ही खरीदार था? अरे विधानसभा में, उनकी विधानसभा में उन लोगों ने जिन्होंने इन्हें वोट देके इनको विधायक बनाया, फिर मंत्री बने, अगर इनकी विधानसभा में कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है तो विधायक उसकी मदद करेगा या उसकी जमीन अपने ट्रस्ट के नाम खरीद लेगा? इन्होंने उसकी जमीन खरीद ली। इन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो इलाज करा लो, लेकिन मुझसे जमीन दे दो पहले। अरे भाई, हमने आज तक देखे जनप्रतिनिधि होते हैं, यथासंभव लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये मदद नहीं करते, ये उनकी जमीनें खरीद लेते हैं, ये उनकी जमीन हड़प लेते हैं। कितने लोग होंगे वो? हज़ारों लोग होंगे? हज़ारों नहीं, 48 लोग। 48 लोग हैं जिनकी जमीनें, परिवार मिला के तो होंगे 500-700, बहुत सारे लोग होंगे जो उनसे होंगे, लेकिन 48 परिवार हैं, 48 नामों में वो जमीन थी जिन लोगों ने ये जमीन। एक भी आगे नहीं आ रहा। आगे देखिए कैसे आगे आएगा, आप बताइए मुझे। फर्जी उनके दस्तावेज इन लोगों ने बनवा दिए। अगर इसमें जांच हो जाए तो सोमेंद्र तोमर से लेके उन लोगों को भी दिक्कत होगी ना, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सोमेंद्र तोमर ने उनकी जमीनें हड़प ली, उनके बैनामे उनके करा लिए। 5 करोड़ का मुकदमा एक और लोगे एक ही दिन में बैनामा हो गया, पता आपको?
एक ही दिन में? एक ही दिन में मंत्री जी नॉर्मल तो बेनामे होते नहीं एक दिन में। नॉर्मल तो होते नहीं, मंत्री जी गए और एक ही दिन में सबके बेनामे कर दिए। कहाँ तक सेटिंग करी है भाई? उसके बाद हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता की और तमाम इसके बाद इसकी हम लोगों ने कई जगह शिकायतें हमने भेजी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी, प्रधानमंत्री जी को भी भेजी और तमाम SC/ST आयोग में भेजी। आया कुछ रिप्लाई? ढाक के 3 बात, अभी तो कुछ नहीं आया, उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया। और आप देखिए, और उल्टा 5 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। माननीय सौमेंद्र तोमर जी ने हमको 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। हाँ। कि भैया 5 करोड़ की, तो हमने तब भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि 5 करोड़ नहीं, आप 50 करोड़ की भेज दो। हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं। मंत्री जी आके कहें ना, मंत्री जी आके बताएं कि वो 48 लोग जो थे किस बीमारी से ग्रसित थे भाई, कैसी गंभीर बीमारी हो गई, और तुमने मदद की एवज में जमीन उनकी खरीद ली। ये आपने मदद की उनकी, जनप्रतिनिधि होने का ये कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी तो महान पार्टी है, उसने उनका प्रमोशन कर दिया, राज्य मंत्री से उनको स्वतंत्र प्रभार बना दिया। और मेरे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने जब ये नोटिस इन्होंने निर्गत किया, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यालय पे, आम आदमी पार्टी के मेरे सांसद ने, संजय सिंह जी ने मेरे साथ में इस पर प्रेस वार्ता की और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन सरकारी तंत्र इनके पास है, सरकारें इनके पास है, खुला लूट तंत्र है, क्योंकि देश में अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, सारी देश की संपत्ति उनको दे रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में, तो जैसा सीखेंगे, जैसे अपने सीनियर से ये लोग सीख रहे हैं, वो अडानी अंबानी की गुलामी कर रहे हैं, उनको सारी देश की खनिज संपदाएं दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे लूटने में लगे हैं। जितना लूट सकते हैं लूट लो। बट जैसे आप जो चीज़ बता रहे हैं, आप ही इस चीज़ पर लगातार बोल रहे हैं। मेरा सवाल है, दूसरा विपक्ष कहाँ पर है, दूसरा फ्रंट कहाँ पर है, जो एक बहुत बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उनके बहुत सारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो जब ये कांड हो रहा है, इस तरीके से गरीबों की जमीन हड़पी जा रही है, पट्टे वाली जमीन, कहाँ है वो लोग? कहीं दिखते ही नहीं है। देखिए, चूंकि मेरा बैकग्राउंड में RTI एक्टिविस्ट भी हूँ, आपको मैं बताऊँ, और जनहित के मुद्दे हम तमाम लगातार उठाते आए हैं। चाहे मेरठ के अस्पतालों का मामला रहा हो, मेरठ के अस्पतालों में फायर की NOC नहीं थी। हमने RTI से पहली बार जानकारी ली तो मैं देख के चौंक गया, मात्र 3 अस्पतालों पे फायर की NOC। हमने दोबारा जांच की तो यानी कि उस समय LLRM मेडिकल कॉलेज पे भी फायर की NOC नहीं थी। हमने जब इस पे कार्रवाई शुरू की और 2020 में मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में PIL दाखिल की, तो यहाँ पे उसमें हमने पार्टी जिलाधिकारी को, DM जिलाधिकारी को, SSP साहब को, CMO साहब को, और नगर आयुक्त है, और इन तमाम लोगों को हमने पार्टी बनाया, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, MDA को। तो उसके बाद ये सुध लेने के लिए जागते हैं। अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, आप जाएंगे तो बड़े बड़े बिल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप जो आपके मानक, उन मानकों के आधार पर आप नहीं बनाएंगे अस्पताल, वहाँ पे आपको छूट है। तो उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया, एक बड़ा आंदोलन उस पर किया। हम लोग शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती पे 3 दिन हम लोगों ने अनशन किया। भूख हड़ताल पे हम लोग रहे, कमिश्नरी पार्क में वो चला, और माननीय सांसद जी ने फिर वो अनशन हमारा खुलवाया। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। वो अनशन किस चीज़ पे था कि अस्पतालों के अंदर जो लूट हो रही है, उस लूट के खिलाफ था। जो दवाइयों के नाम पे लूट होती है कि अस्पताल में एडमिट हो तो दवाई भी यहीं से लोगे, जबकि खैरनगर बराबर में वहाँ 60% 80% डिस्काउंट ये MRP पे देते हैं। और MRP नहीं, अपनी मनमर्जी MRP छपाते हैं। कैनुला जो हाथ में लगता है, कहीं 150 रुपये का मिलेगा, कहीं 120 का, कहीं 200 का मिलेगा, और खैरनगर चले जाओ तो 10 रुपये का मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, जो निडिल है, सरिंज है, तमाम चीज़ों पे लूट है। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, तो उसमें अस्पतालों में पर्ची लगी कि हाँ भाई ठीक है, दवाई खरीदना यहाँ से ज़रूरी नहीं। लेकिन वो कुछ समय के लिए, समय समय पे आप देखिए, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो तो 5 स्टार बनते जा रहे हैं, उसमें उनके नित नए रोज अस्पताल खुल रहे हैं, और सरकारी अस्पताल उनको बर्बाद किया जा रहा है जानबूझ के। डॉक्टरों की कमी, वहाँ पे दवाई मिलेगी नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ दावे के साथ, किसी CSC और PSC सेंटर पर आप चले जाइए, आप बताइए उनको कि भैया मेरे पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं कुछ भी बता दो, और 2-3 लोग चले जाना, आपको 3-4 तरह की वही काली नीली पीली गोली देंगे, सबको वही सेम दवाई देंगे कि जाओ। और ज़्यादा कहोगे डॉक्टर साहब इससे असर नहीं लगा, मैंने पहले भी ली, तो वो पन्ना उल्टा पलटेगा और उसके पीछे लिख देगा कि जाओ बाहर मेडिकल स्टोर से ले लेना। वहाँ से उनको कमीशन भी आता है कि दवाइयाँ उन पर नहीं है। आप इंजेक्शन लगवाने चले जाओ तो आपको कहेंगे अगर बाई चांस इंजेक्शन उनके यहाँ पे मिल गया तो गनीमत है, नहीं तो कहेंगे जाओ निडिल तो कम से कम वो तो आनी बाहर से। तो इन जानबूझ के सरकारी व्यवस्थाओं को बर्बाद किया ताकि लोग प्राइवेट में जाए। नहीं, इस पे हम आएंगे। हम पहले हम सोमेंद्र तोमर पर ही रहते हैं कि सोमेंद्र तोमर जी के साथ आपकी जो चीज़ें हुई, मैं विपक्ष की फिर से बात करता हूँ कि विपक्ष एक समाजवादी पार्टी,
जो बड़े बड़े आंदोलन करती है, इस मुद्दे पर उनके लोगों के बयान क्यों नहीं आते? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए मुझे लगता है कि उन लोगों को भी बयान देने चाहिए, और खाली बयान नहीं, इसको उठाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमने दी सार्वजनिक चीज़ें, कोई ऐसा नहीं कि कोई छुपी हुई चीज़ें हैं, वो सारी पब्लिक प्रमाण है आपके पास? हाँ, सारी पब्लिक डोमेन में, सारे रजिस्ट्री बाकायदा हमारे पास है, परमिशंस की कॉपी है, और आप उसमें देखोगे भी कि किस तरीके से वो एक साथ तमाम चीज़ें, एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी। तो उसको हम लोगों ने समय समय पे उठाया भी, और मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष के लोगों को भी उसको उठाना चाहिए। वहीं पर हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, मेरठ की मूल समस्याएं क्या हैं वर्तमान में? देखिए, मेरठ की जो पहचान है क्रांति धरा है, और शिक्षा का और स्वास्थ्य का इसको हब माना जाता है। दूर दराज से शिक्षा ग्रहण करने यहाँ छात्र आते हैं, तो जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर, जो चीज़ें होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें कैसे हैं कि जो कॉलेजों का आज के तौर पे रवैया है, पहले क्योंकि आप देखिए मेरठ कॉलेज हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो, तमाम लोग मतलब इवन यहाँ की नहीं, मैं अन्य प्रदेशों से, हरियाणा से तमाम लोग एलएलबी करने मेरठ ही आते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे और बेहतर होने की ज़रूरत है, व्यवस्थाएं और बेहतर होने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का चूंकि यहाँ पे हब है, जो सरकारी जो अस्पताल हैं, जो मेरठ मेडिकल कॉलेज है, आप देखो ये खाली मेडिकल कॉलेज नहीं, यहीं पे मतलब दूर दराज से यहाँ पर रेफर सेंटर भी है, यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप उसमें चले जाओ, वहाँ पे आज भी आपको आवारा पशु घूमते नजर आ जाएंगे। तो ये सारी दुश्वारियाँ हैं। आप मेरठ के अंदर नगर निगम के जितने वार्ड हैं, आप वार्डों में आप घूम के देखिए, कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियाँ 7-7, 8-8 दिन नहीं आती हैं, और लोगों से 80 रुपये और 100 रुपये की रसीद ये लोग काटते हैं। कूड़ा निस्तारण की आप मेरठ के अंदर एंट्री जैसी आप करेंगे, हापुड़ रोड से आप जैसे ही आएंगे, तो आप देखिए कितना बड़ा कूड़े का इन्होंने ढेर लगा दिया। इधर गांवड़ी में इन्होंने ढेर लगा दिया, शहर के चारों तरफ कूड़े का अंबार ये लोग लगाते जा रहे हैं, कूड़े के पहाड़ बन के दिल्ली जैसे। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कूड़े के अंबार इन लोगों ने लगा दिए, पूरा शहर खुदा पड़ा है, एक बारिश नहीं होती कि पूरा शहर जल भराव हो जाता है। सीएम ग्रिड के नाम पे सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों पे टाइल्स पत्थर इन लोगों ने लगा दिया, अब ना वहाँ गाड़ी पार्क हो पाएंगी, ना खड़ी हो पाएंगी, कुछ नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा डिवाइडर बना दिया कि 20 साल बाद की प्लानिंग है। अरे 20 साल तक तो लोग कष्ट करेंगे भाई। आप तो 6 महीने पहले कोई सड़क बनती है, 2 महीने बाद जियो फाइबर वाले उसको खोद देते हैं, और फिर वो ऐसी पड़ी रहती है। या कोई और व्यक्ति आता है कि फला आप जल निगम पाइपलाइन डालने इसमें आ गया, तो आपस में किसी विभाग का कोई सामंजस्य नहीं है। आप देखो, पहले सरकारी नल हुआ करते थे, उससे लोग पानी वगैरह पी लेते थे। आजकल लोगों ने पियाव लगाए हैं, लेकिन सरकारी नल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा, सब बंद हो गया। आदमी कहाँ जाएगा? आप 20 रुपए की बोतल आपको खरीदनी पड़ेगी। वो जाएगा, अगर उसको पानी चाहिए तो 20 रुपए की बोतल खरीदे, कोई नल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शहर में समस्याएं, दुश्वारियां, जाम की हालत बस से बदतर है। पहले कभी बाहर जाना होता है, मतलब मेरठ से आप जाएंगे दिल्ली वगैरह, तो लोग कहते हैं कि भाई फटाफट माल रोड को निकल के आ जाओ। आज आप माल रोड से निकलना सबसे अगर जाम है, हो सकता है दिल्ली रोड से आप आसानी से निकल जाओ, माल रोड पे उससे भी ज्यादा जाम है। तेजगढ़ी चौपले पे आप चले जाओ, जाम मिलेगा। आप जेल चुंगी पे चले जाओ, जाम मिलेगा। साकेत चौपले, जहाँ कमिश्नर वहीं पर रहती हैं, जिनका आवास है वहीं पे, उस पे आपको जाम मिलेगा। घंटाघर जाम है, बेगमपुल जाम है, फुटबॉल चौक आपका जाम है, माल रोड जाम है, टैंक चोपला आपका जाम है। तो जाए कहाँ आदमी? ऊपर से आपने लगा दिया कि चालान आप धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। आपकी लाइट कभी कुछ दिखाती है, जब आप आज तक आपकी ये लाइटें ही सही नहीं हो पाई हैं। किस सिग्नल पे कितने मिनट है, तो अभी तक कोई व्यवस्था ट्रैफिक की तो यहाँ पे बन ही नहीं पाई है जी। पार्किंग की अगर बात करें, पार्किंग की व्यवस्थाएं है नहीं। रोज नई नई चीजें लेके आ जाते हैं कि अब यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, अब वहाँ खड़ी करेंगे। तो दिक्कतें अपार हैं, जनता जूझ रही है। पूरा शहर इस समय खुदा पड़ा है। आप किसी रोड से निकल जाओ कि जी काम चल रहा है, कितने समय काम चलेगा भाई? और काम नहीं चल रहा, उसमें जम के भ्रष्टाचार चल रहा है जी। लगातार लोग शिकायतें करते हैं। गढ़ रोड को बनते बनते आप देख लीजिए कितने साल हो गए। और नगर निगम इतना लापरवाह है। अभी गढ़गंगा मेला था, उससे 3 दिन पहले पुलिया खोद दी, जो मुख्य मार्ग जाने वाला वही अवरुद्ध कर दिया। रातों रात आप देखो, भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी आदरणीय, जो इतने सीनियर नेता हैं, उनको उसकी आवाज उठानी पड़ती है। वो कहते हैं किस अधिकारी ने खोद दिया कर दिया, और जब वो आके कहते तो हम कहते हैं कि भाई वो इतने सीनियर लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अरे काम करा के आप वीडियो जारी करते ना कि भाई ये इन्होंने खोद दिया था और मैंने करा दिया, करवाया है नहीं, बस आवाज उठाई। और उसके बाद आवाज उठाई, फिर 3 दिन बाद वो जाके हुआ नगर निगम को जब अल्टीमेटम 3 दिन लग गए, राज्यसभा 3 दिन लग गए उनको भी उसको कराने में। और उसमें जो नगर निगम का लाखों रुपया खर्चा हुआ, वो कौन करेगा भाई? तो जब इनको यही नहीं पता प्लानिंग क्या है, क्या होने वाला है, तो
ऐसे विकास कार्य नहीं होते जी। एक सुनियोजित तरीके से विकास कार्य होने चाहिए। आप अगर इस तरीके से कभी कहीं से कुछ चीज़ें शुरू कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतें होती जी। हैं। आप पहले सड़कें नाला तमाम चीज़ों को आपको देखना चाहिए था। और गढ़ रोड के व्यापारी तो बहुत परेशान हैं, बहुत हताश भी हैं। पार्किंग उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, फुटपाथ और वो तमाम चीज़ें बना के सौंदर्यीकरण के नाम पे, लेकिन आप उस सड़क पे आप चलना आप देखिएगा आने वाले समय दूभर हो जाएगा। कूड़े के ढेर की आपने बात करी, खासकर मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में चारों तरफ कूड़े के ढेर लगातार लगते जा रहे हैं। हाउस टैक्स लेते हैं ये कूड़े और नाली के लिए, हाउस टैक्स बढ़ा भी दिया, आपको पता है 4x कर दिया है, 4 गुना ज़्यादा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कूड़े की गाड़ियाँ किसी भी कॉलोनीज में आ नहीं रही हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है जो हम हाउस टैक्स के नाम पर दे रहे हैं? देखिए वो सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। कूड़े का निस्तारण ये लोग कर नहीं रहे हैं, नियमित कूड़ा उठता नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ शहर में चारों तरफ गंदगी है। आप देखिए शहर में आवारा पशुओं की भी एक बहुत समस्या है। अभी पीछे आपने देखा होगा एक बड़ी खबर भी चली थी और बहुत सारे गोवंश की उनकी जान चली गई भूख खाने की वजह से। उस पर जांच वगैरह भी हुई, तमाम चीज़ें हुई। तो इन लोग ये काम करना नहीं चाहते और काम करना आता भी नहीं है, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे जो सुनियोजित तरीके से काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब कूड़ा निस्तारण तो टेक्निकल तरीके से होगा ना। अब आप आके बस ठीक है घूम के आपने बता दिया जी हम करा रहे हैं। अभी जब कूड़ा निस्तारण गाउंडी में मेयर से लेकर तमाम लोगों ने वहाँ पे जाके नारियल फोड़ा था, भाई क्या हुआ, कितने कूड़े का आप निस्तारण करते हो, आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। और तो और यहाँ पे प्रभारी मंत्री थे धर्मपाल जी, वो मेरठ आते हैं और उनका एक बयान बड़ा चर्चित हुआ, हमने उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। वो उन्होंने तो बताया था कि मेरठ में जल्द कूड़े से कांचन बनाने की, यानी कि कूड़े से सोना बनाने की मशीन आने वाली है। तो कूड़े से सोना बनेगा। तो मैं तो गया था उस कूड़े के ढेर पर और मैंने कहा था जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी से मैंने अपील की थी कि ये मेरे पीछे जो है ये कूड़े का ढेर है, इसकी सिक्योरिटी इसकी सुनिश्चित करो कि लोग अगर उठा के लेके चले गए तो फिर सोना कैसे बनेगा, इसकी तो सिक्योरिटी करनी चाहिए ना। तो ऐसे हास्यास्पद ये बयान देते हैं, ऐसी बयानबाजी इनके नेता करते हैं, तो सब हवा हवाई हैं। तो वो कूड़े से सोना बना रहे, तो हो सकता है किसी लिए इकट्ठा कर रहे हो। और वैसे भी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 2 दिन पहले अभी कहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। तो हो सकता है इन्हीं कूड़े के ढेर से वो लोग सोना बना रहे हो। उनके मंत्री जो मेरठ के प्रभारी भी हैं, मंत्री है धर्मपाल जी, उनको इतना ज्ञान हो या वो ऐसी वो कह रहे जल्द वो मशीन तैयार हो जा रही है और फिर आएगी। यही मेरठ में आप बयान दे के गए थे और आप वो सब आरडीएफ तो सुना है हमने, क्या आरडीएफ बनेगा, सोना बना रहे हैं भाई, उनका बयान है। ये बात उनका हवा में नहीं कह रहे, उनका बयान है। कहोगे तो हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है हम वो लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, कूड़े से सोना बनाने का उनका बयान है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे महान लोग इनके पास में हैं जो कूड़े से सोना बनाते हैं। तो कहाँ से कूड़े का निस्तारण होगा। अब जो नगरायुक्त भी है वो भी हंसते होंगे, बोले ठीक चल रहा है, अपना खूब मलाई खा रहे हैं। बोले जो मंत्री कह रहे कूड़े सोना बनेगा तो जब बनेगा बन जाएगा जब तक मलाई है मिलके खाओ सारे लोग बैठ के। नगरायुक्त महोदय को आप फोन मिलाइए कभी, उनके सीयूजी नंबर अगर फोन उठ जाए उनका, उठाएंगे नहीं, किसी का नहीं, कोई जनता परेशान है। नगरायुक्त महोदय देखिए होता क्या है, जब सरकारें तानाशाह हो जाती हैं तो अधिकारी बेलगाम हो जाता है। नगरायुक्त कोई फोन आप कोई जनता का कोई मिला ले, उनसे कोई संवाद नहीं कर सकता। तो कूड़े की गाड़ियां आना, आप देखो कल कमिश्नरी में लोग घुस गए, एक वार्ड के सभासद के नेतृत्व में लोग कमिश्नरी में घुस गए। तमाम वहां पे उन लोग क्या मांग थी कि उनके यहाँ पे 8-8 दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही। तो ये तो हाल है मेरठ में। सभासद के साथ में तमाम जनता आ गई भाई, महिलाएं थी उसमें। तो हमारे महापौर साहब कहाँ हैं? महापौर साहब जो देखिए ऐसा है, महापौर साहब जो है पहले भी मेयर रहे हैं जी और अब भी मेयर हैं। तो महापौर साहब को फीता काटने से फुर्सत नहीं है, महापौर साहब को अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है। और संगठनात्मक बैठक वो इतनी करते हैं, मीटिंगें अपना करते रहते हैं, वार्डों में बूथों में जाके घूमते रहते हैं। और नगर निगम का इतना बड़ा फंड है, उसको कैसे मैनेज करना है उसकी भी तो चिंता है ना उनको। भाई वो फंड्स कैसे मैनेज करेंगे। और सोना जो बनना है उनके मंत्री बताए वो सब में बटना भी है। भाई आपको सोना बन मिलेगा, वो जनता को नहीं मिलेगा, वो तो उन्हीं को है। तो उनको पता है कि कैसे इससे सोना बने, उनको पता है कागजों में सोना बनेगा कितना। जो यहाँ पे कूड़ा था उसका निस्तारण कर दिया तो वो सोने की गिन्नी आ गई उनके पास। भाई ऐसी तो बनेगा, कैसे बनेगा आप बताओ। आपको अगर आपको कुछ आता हो कि कूड़े से सोना बन जाए तो आप हमें बता दो। लेकिन उनके मंत्री को पता है, मेयर साहब को पता है, नगरायुक्त को भी पता है, सारे मिलकर सोना बना रहे हैं, कागजों में बना रहे हैं, कलम में कितना ये सब हो गया और उसका बिल पास हो जा रहा है, तमाम चीजें। अगर ऐसी चलता रहा तो आने वाले समय में मेरठ
100% जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी घूमता हूँ मेरठ में, तो ये कूड़ा घर बन चुका है पूरा मेरठ। खाली कूड़ा घर नहीं बना, मैं आपको बताता हूँ, इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। और मैं बार बार इस चीज़ों को उठाता भी रहा हूँ। जो कूड़े के पहाड़ों की वजह से जो आपका जो जल है, वाटर रिसोर्सेज जो आपकी हैं वो भी दूषित हो रही हैं, क्योंकि जब बरसात और तमाम गैसेस वो बनती हैं तो वो सीधे आपके जो नीचे भूमिगत जलाशय हैं उसमें जाके वो मिल रहा है। उसी की वजह से आप जाके देखिएगा हापुड़ रोड पे तमाम लोगों को बीमारियां, दिक्कतें हैं। काली नदी हमारे यहाँ पे पास में, बिल्कुल। जितनी इंडस्ट्री है इन सारे का अपशिष्ट, जितना भी केमिकल वेस्ट है इनका, वो सारा उसमें है। और आप जब इसमें देखेंगे तो कहीं से पानी नहीं आता इसमें। और मैंने पूरी ड्रोन से इसकी वीडियो बनवाई हुई है हम लोगों ने, ठीक है, पूरी इसकी काली नदी की। आप जाएंगे सैनी पेपर मिल से 1 किलोमीटर आप आगे चले जाइए, आपको सूखी मिलेगी और पेपर मिल से चलेगी। और सब आपको पता है, जान के ताज्जुब करेंगे, ये 0 डिस्चार्ज पे पास है, एक बूंद पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये सारा पानी आपको दूषित पानी मिलेगा। आप सैनी में जाओ, तमाम कैंसरस के मरीज आपको मिल जाएंगे। अभी पीछे वहां पे आंदोलन हुआ था, कुछ लोगों ने, किस जगह? सैनी पेपर मिल, बसवाड़ा और ये तमाम पेपर मिल हैं, सारे के सारे पेपर मिल्स का उलगपुर और जलालपुर रोड पे जो है सबका जितना भी दूषित पानी है वो सब उसमें आके मिल जाता है। ये केवल नदियां दूषित नहीं कर रहे सर, ये क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक मुजफ्फरनगर में, वहां पर एक प्रॉपर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वहां पर हर घर में कैंसर है, हर घर में टीवी है, हर घर में लाठी की समस्या है। वो क्या है मैं बताता हूँ। दिल्ली से कूड़ा आ रहा है जो पहाड़ है, आरडीएफ के नाम, और उसको जला रहे हैं। उसको जलाने से 3 चीज पॉल्यूट हो रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। कैसे हो रहा है? ये क्या करते हैं, खाली नदियों में नहीं छोड़ रहे पानी, ये बोरिंग करके अंडरग्राउंड वाटर को बर्बाद कर रहे हैं। ये आरोप थे उनके, ये मैंने नहीं, उन्होंने आरोप लगाए जो स्थानीय लोग हैं। उस पे आदरणीय टिकैत साहब ने उस पे आंदोलन भी किया था और एक मुजफ्फरनगर में एक बड़ा आंदोलन इस पे हुआ, पर कुछ भी हुआ नहीं उसके बाद। उस पे तमाम लोगों ने आवाज उठाई। आज भी जो स्थानीय के नाम पे कुछ चीजें अभी हुई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारों की जिम्मेदारी। आप अपने जो आने वाली, जो हमारे भविष्य के, जो हमारे कर्णधार हैं, जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको क्या देके जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो इतिहास में इनको कौन माफ करेगा बताओ। मतलब तीनों पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन भी करा जा रहा है, पानी को आप दूषित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप जब जाएंगे सैनी से इधर की तरफ जितने भी गांव हैं, आप इन सब गांव में जाइएगा, वहाँ पॉल्यूटेड पानी है, वहाँ पानी में स्मेल आ जाती है, खराब, उसका मतलब बोरिंग करके आर्सेनिक है। और जो वेस्ट कुछ बाहर भी छोड़ता, बाहर वाला वेस्ट आप देखेंगे वो काला सड़ा हुआ वेस्ट है। तो हम लोगों ने कई बार इस पे आवाज उठाई, लेकिन आपको पता ही है कि जो पैसों की खनक है उसमें ताकत ज्यादा है आज की तारीख में। तो जैसी सरकार है, सरकारों का संरक्षण है, तमाम लोग कहने को कहते हैं, लेकिन हम लोग जितनी यथासंभव है उसको उठाते भी और उठाते रहेंगे भी। मेरा सवाल है यहीं पे कि क्या कारण है कि ये मुद्दे इलेक्शन के वक्त दिखाई नहीं देते? पोल्यूशन का मुद्दा, कैंसर का मुद्दा, इसकी बात क्यों नहीं होती? क्या कारण लगता है आपको कि जनता भूल जाती है और जातियों में बटके कि मेरी जाति का, मैं इसको वोट दूंगा? यही तो सवाल है, यही सवाल है। तो इसीलिए है क्या, राजनीति में जो तमाम अच्छे लोग हैं उन्होंने आना इसलिए छोड़ दिया कि एक लोगों ने मतलब लोगों के दिमाग में, जहन में, और जो सुलझे हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि राजनीति गंदी है, राजनीति में नहीं आना, राजनीति कीचड़ है। और कीचड़ में कमल खिल भी रहा, आप देख भी रहे होगे, कई जगह खिला भी है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। इस तालाब को गंदा किया गया, राजनीति सेवा के लिए। और तमाम आप देखिए पुराने राजनीतिक जो लोग आए उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, और खाली देश के लिए काम नहीं किया, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए उन लोगों ने, और तब जाके कहीं ये देश बना है जी, तब जाके देश आज यहाँ तक पहुंचा है। तो उन सारे लोगों को मुझे लगता है कि नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए, वो किसी दल में हो, किसी पार्टी में हो, किसी संगठन में हो। जब तक पढ़े लिखे नौजवान आगे नहीं आएंगे तो तब तक ये हिंदू बनाम हिंदू की, मुस्लिम की बात करते रहेंगे। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब चुनाव आता है तो क्या कहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करा, दूसरा उन पर कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आप कहीं चले जाओ, इस समय लोग दहशत में हैं, क्योंकि जो तानाशाह निकारा निकम्मी सरकार यहाँ पे बैठी है वो आपकी भलाई के लिए काम नहीं करती। वो करती है काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति, 24 घंटे राजनीति, 24 घंटे हिंदू मुस्लिम, 24 घंटे मारो काटो राज करो। तो इसीलिए संजय सिंह जी हमेशा, हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि भाजपाइयों का नारा है कि मारो काटो राज करो, और हमारे नेता संजय सिंह जी का नारा है कि बेघर बेधर लोगों को आबाद करो। तो उनकी और हमारी राजनीति में इतना अंतर है। हम बेघर बेधर लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और उसी को लेके जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में बहुत बार आप जैसे बहुत सारे पत्रकार साथी भी आते हैं और सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी उपस्थिति या क्या, तो हम तो हमेशा, और मेरे नेता भी और हम लोग हमेशा साफगोई से एक बात कहते हैं कि जब जब हिंदू मुस्लिम पे, जब जब 80 बनाम 20 पे, जब जब जातियों के नाम पे चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीतेंगे। लेकिन जब मुद्दों के आधार पे बात होगी, जब स्कूल पे, बिजली पे, शिक्षा पे, पानी पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात होगी, तो वो हमारा पीछे, उस पे हम लोग जीतेंगे जी। वहीं पर हम बात करें कि मेरठ में सबसे बड़ी बात होती है कि बड़ी बात करी जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर। कितना काम हुआ है आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर तीनों चीजों पर? मैंने कहा देखो, शिक्षा पे कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। प्राइमरी स्कूलों को योगी आदित्यनाथ ने मर्जर के नाम पे बंद करने का काम किया। आपने आवाज भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद संजय सिंह जी स्कूल गए और उन बच्चों के साथ में पदयात्रा की कि भाई कहाँ से कहाँ किया, कहाँ तक। इन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर वो स्कूलों को इन्होंने मर्जर के नाम पे शिफ्ट कर दिया। बच्चे कम है। प्राइमरी बच्चे, मैं बता रहा हूँ पूरे उस पे। आप देखिए इन्होंने क्या कहा कि बच्चों की संख्या कम है। संख्या कैसे कम हुई भाई? टाट पट्टी पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, भवन वहां पे बना हुआ नहीं, फर्श वहां पे टूटा हुआ है, शिक्षक वहां पे पूरे हैं नहीं, तो आदमी क्या करेगा? प्राइवेट। तो आपने जानबूझे को पहले प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद किया, उनको बेकार होने दिया, और फिर संख्या का बहाना बना के आप उसको, मैं कह रहा हूं चाहे एक बच्चा भी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा जो है सभी का मूलभूत अधिकार है, सबको सस्ती और सुलभ और फ्री निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है। लेकिन उन्होंने क्या कि मर्जर के नाम पे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर स्कूल शिफ्ट कर दिए। कहीं कहीं हाईवे पड़ रहा है बीच में, अब वो प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा हाईवे पार करके चला जाएगा। कहीं रेलवे लाइन पड़ रही, लखनऊ में रेलवे लाइन थी। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल जो है फिर उसके बाद में जाके प्राइमरी स्कूल मर्जर के नाम पे जो बंद करने वाले बहुत सारे स्कूल उसमें रुके। तो वो लड़ाई भी जारी है, उस पर भी हम लोग लड़ रहे। तो स्कूलों को ये लोग जानबूझ के शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं कि लोग अशिक्षित रहेंगे, इनके हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में फंसते रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में आप CSC PSC मैंने आपको बता दिया, वहाँ डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, ना PSC पे मिलेगा ना CSC पे मिलेगा। दिल्ली में एक मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने, हम लोगों ने दिया था, मोहल्ला क्लिनिक 200 तरह की जांचें निःशुल्क थी। डॉक्टर वहां पे बैठता था, कोई गंभीर बीमारी आपको हो जाए तो सीनियर मतलब उसको रेफर कर दिया जाता, उसका तुरंत इलाज होता था। तो आप देखो, एक बीमार व्यक्ति वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर CSC PSC पे जा रहा, वहां उसको उपचार नहीं मिला, वो फिर कहाँ आ रहा है? प्यारेलाल में। प्यारेलाल में आएगा तो वहां भी बस से बदतर वो मेडिकल रेफर किए जा रहे हैं। मेडिकल में लाइन लगी हुई है, सब जगह स्थिति वही है। अरे पर्चे नहीं बन पा रहे थे भाई, अभी पीछे आप मेडिकल में पर्चे नहीं बन पा रहे थे कि जो ऑनलाइन सिस्टम किया है, तो पर्चे तो इन पे बन नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में कई जगह प्लेन कागज पे ये लोग एक्सरे निकाल देते, ऐसी महारत हासिल है यहाँ के सरकारी अस्पतालों को। पता है आपको, मैंने सांसद जी ने उठाया वो मुद्दा कि कागज पे एक्सरे कर दिया, फिल्म की सीट नहीं थी उन पे। कई बार आप चले जाओ कि अभी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, अभी एक्सरे मशीन खराब है। आदमी क्या करता है जब बीमार होता है? किसी का हाथ में फ्रैक्चर हो गया और एक्सरे मशीन मेडिकल में खराब है, प्राइवेट तो क्या करेगा? प्राइवेट जाएगा। तो जानबूझ के बर्बाद कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे, और बड़ी बड़ी लफ्फेबाजी ये लोग करते हैं, उसमें होने जाने वाला कुछ है नहीं। वेस्टर्न यूपी और खासकर मेरठ और मुजफ्फरनगर की ये पूरी पट्टी ये कैंसर जोन में है, और एम्स की बात हुई थी तो अभी कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स की बात करी, तो बस सुन ही रहे हैं, बात हो रही है कि एम्स आएगा आएगा आएगा। क्या लगता है आपको? ये सुहाने सपने दिखाने में माहिर है ये सरकार। ये लोग बहुत सख्त जरूरत है, ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आप देखो, एम्स की ज़रूरत भी है, और मेरठ की जिस तरीके से, और मेरठ नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट की वजह से जो बीमारियाँ हुई हैं, यहाँ का जो आपका एयर पॉल्यूशन वो बहुत बड़ा एक सवाल है। तो लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, क्या करें? प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। सरकार से आप मांग, अब डबल इंजन की सरकार क्या है इस समय, डबल का ट्रिपल कह लो। मेरठ में तो नगर निगम भी, नगर निगम तो ट्रिपल, लेकिन तीनों डब्बा खटारा हो चुके। अब तीनों डब्बे खटा रहे हैं तो करेंगे अब सर, ये जब नए डब्बे बनेंगे, नए डब्बे होंगे तो उस पर होगा, या जनता निकल के सड़क पे आए, जनता इन सब चीज़ों की मांग करे तो फिर होगा। और खाली कमोबेश स्वास्थ्य की बात नहीं, यहाँ तो न्याय की भी यही बात है। न्याय लेने लाहौर चला जाए आदमी, नज़दीक पड़ेगा, इलाहाबाद दूर पड़ता है।
तो कोर्ट की कब से मांग हो रही है? आंदोलन हो रहा है, आंदोलन भाई, हो रहा है लगातार। अनवरत आंदोलन उस पे है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग अब करेंगे या जब करेंगे, कई बार हुआ भी, लेकिन इनका कोई एक बेंच सोच ही नहीं है। बेंच कुछ कोई, देखिए ये लोग जो जनहित की चीजें हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अनर्गल चीजों पे, जातियों धर्मों के नाम पे राजनीति करते हैं। जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जिससे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और ये तो सिद्धांत भी है कि सस्ता और सुलभ न्याय सबको मिले, लेकिन उसको न्याय मिलेगा कैसे? इलाहाबाद जाना पड़ेगा। अब और वहाँ एक किचार है, एक किचार भी रेट ही वहाँ इतने हाई है, देखते ही बंदे को हर चीज के 1500 का 2000 रह ही जाए। मैं कहूँ रेट तो है ही है। आप देखिए वो जो जाना आना है, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, ट्रेन से जाएगा, बस से कैसे जाएगा, उसका किराया कौन देगा? तो तमाम दुश्वारियां है ना। तो सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिलेगा? अब तो गंगा एक्सप्रेस वे बना दिया, हाँ, गाड़ी से जाओ। एक्सप्रेस वे बना दिया, गाड़ी से जाओ। 1800 रुपये टोल है भाई, 1800। हाँ जी, वहां तक जाओगे तो 1800 रुपये टोल है। कैसे दे पाएगा आदमी? पेट्रोल से अलग, पेट्रोल से अलग 1800 रुपये का टोल आपको गंगा एक्सप्रेस वे पे देना है। कैसे आएगा आदमी? तो आप बताइए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोगों क्या सुहाने सपने कि यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे, कौन जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे भाई? आप बताओ, गांव का जो गरीब किसान है वो गंगा एक्सप्रेस वे पे जाएगा? किसान तो चढ़ नहीं सकता उस पर, पता है आपको? फेंसिंग होके बनते हैं जो एक्सप्रेस वे हैं। किसको दिया? अडानी को। तो इनके मित्र मौज काटेंगे और ये बड़ा वाह भाई लूटे गंगा एक्सप्रेस। ठीक है भाई, गंगा एक्सप्रेस बनाया, अच्छी बात है, हम कह रहे बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी बात ये नहीं कि आप लोगों की जेबों पे डाका डालो 1800 रुपये। अरे कुछ न्यूनतम रख लिए होते भाई। एक तरफ भगवत मान जी की सरकार है जो वहां पे टोल टैक्स बंद करती जा रही है, एक तरफ ये सरकार है जो टोल टैक्स लगाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। वहीं पे हम बात करें, इस देश का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो है रोजगार। इसके ऊपर आप लोग 16 तारीख को भी काम कर रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में खासकर, रोजगार की एक सबसे बड़ी भूमिका होती थी कि या तो खेती किसानी या आर्मी। आर्मी में इन्होंने अग्निवीर लाकर पूरी आर्मी को जिस तरीके से इन्होंने करा है, तो आप क्या देखते हैं कि आज वेस्टर्न यूपी का ज्वलंत मुद्दा सबसे पहले क्या रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, रोजगार सबसे ज्वलंत मुद्दा है। किसी भी परिवार में जो हमारी जो जनरेशन है, उस जनरेशन में आप देखो कि जो घर परिवार के लोग हैं वो उसकी शिक्षा दीक्षा में अपना सब कुछ लगा देते हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश खेती किसानी से जाना जाता है। ये दोआब की धरती है और यहाँ पे जो हमारे गार्जियंस हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल उन लोगों ने बना दिया, लेकिन भर्तियाँ नहीं निकलती। और जो आपने आर्मी की बात की, क्योंकि बागपत और हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद जो है, यहाँ पे आर्मी में बहुत लोग हैं, हर घर में, बुलंदशहर हुआ, तमाम जगह से। तो वहाँ पे आपने ठेके पे अग्निवीर योजना लेके आ गए, वहाँ ठेका प्रथा चल गई। अब 4 साल की नौकरी वाले से उसकी शादी नहीं हो पा रही है कि 4 साल की नौकरी है। अभी मैं कह रहा हूँ किसी देश के साथ अगर युद्ध हो जाए तो ये भी सोचना होगा कि अग्निवीर वाले 4 साल की नौकरी है। देश में जज्बा तो सब में है, लेकिन 4 साल के लिए आप उसकी जान गंवा देगा क्या? वो सोचेगा तो बिल्कुल सोचेगा। उसके बाद उसके माँ बाप का क्या होगा? उसको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो रेगुलर फोर्सेस को मिलती थी, उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती। पेंशन, कैंटीन, तमाम चीजें हैं। आप देखिए, जो गांव में दौड़ लगाते थे, रेस लगाते थे, तैयारी करते थे, सब बंद हो गई है वो सब लोग। और होता क्या, बेरोजगारी से जब होते उससे अपराध कहीं ना कहीं बढ़ता है। होता क्या, जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो संगति खराब होती है। शराब का एक जोर है शराब के ठेकों पे कि आप जाओ, रंगीन दुकानें खुली हुई हैं तमाम जगह। तो दुर्व्यसनों में नौजवान पीढ़ी को धकेलना ये लोग चाहते हैं जानबूझ के। और रोज़गार के नाम पे यहाँ कुछ है नहीं, भर्तियाँ नहीं यहाँ पे निकल रही हैं। आप भर्ती में बात करें तो शिक्षकों की, लाखों शिक्षकों की कमी उत्तर प्रदेश में है, उस पर कोई सवाल नहीं है। पुलिस की भर्ती नहीं निकलेगी तो मध्यम वर्ग के परिवार कहाँ जाते थे? यही सब नौकरियां थी उनके लिए। सरकार रोजगार के लिए कुछ कर नहीं। हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार वो पकौड़ा तलने को भी रोजगार मानते हैं ये लोग। नाली की गैस से चाय बनाना भी इनके लिए रोजगार है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है, इन लोगों को रोजगार से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। ये जनरेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि नौजवान जो है इनका झंडा उठा के प्रभु श्री जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। अरे प्रभु श्री राम के, राम हमारे आराध्य हैं, तो अपने घर में सब अपने आराध्य की पूजा करते हैं। लेकिन भाजपाइयों ने उनको क्या नाम है, झंडा पकड़ा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का कहा लगाओ जय श्री राम के नारे,
A.K. शर्मा जी को अभी कुछ लोगों ने घेर लिया था कुछ समय पहले, जो ऊर्जा मंत्री हैं, और उनसे कहा कि साहब हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आती। हाँ वो देखा 2 बार तो उन्होंने कहा जय श्री राम, और अरे जय श्री राम ने आपसे ये कहा था कि बिजली मत देना, लोगों को परेशान करना। अरे प्रभु श्री राम तो कहते हैं खुद कष्ट में रह लो और जनता को सुविधा दो। तो अब A.K. शर्मा जी एक बार एक कार्यक्रम में गए थे, वहां बिजली चली गई तो अधिकारियों की क्लास लगा दी कि उनके कार्यक्रम में कैसे। लेकिन कोई गांव में पीड़ित बच्चा, कोई गांव का बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उसके यहाँ रातों को लाइट चली जाए, वो कैसे तैयारी करेगा? उसको बिना ये तो भाषण में 18-18 घंटे 20-20 घंटे की बात कर रहे हैं। तो आप जाके देखो ना, गांव में आप जाके देखिए कैसे पावर कट लगते हैं, कैसे लोग भराई नहीं कर पा रहे हैं। अभी सीजन चल रहा है बुआई का, तो आप जाके देखिएगा कि क्या हाल हो रहा है गाँवों में जी। और बिजली का मीटर तो मैंने पहले बताया, मिल्खा सिंह से ज्यादा तेज भाग रहा है। स्मार्ट मीटर पे पूरे उत्तर प्रदेश में कोराम है। तो ये बड़े सवाल हैं। पहले 12 पे मीटर लगा रहे थे ये लोग, उसका विरोध हुआ तो वो रुका। तो अब जैसे चुनाव है, अभी इनको पता है कि चुनाव है, तो इसलिए शायद थोड़ा बिजली का मीटर का कर दिया, चुनाव के बाद करेंगे। अगर जनता नहीं जागी, आप निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ, अगर जनता नहीं जागी तो फिर ये सारी चीजें। अब जब तक देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जब तक चुनाव थे 5 राज्यों के, तो बिल्कुल चुप थे, सब चंगासी। और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए और वो सामने आए जनता के। उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदना बच्चों की शादी में, विदेशी यात्राएं सब लोगों से कहा बंद कर दो, डीजल पेट्रोल की जो कम यूज करो, उसको तो छोड़ दो, खाने के तेल पे भी नजर है आपके। तो देश का प्रधानमंत्री जो हमारे जो गांव गरीब की जनता है उसकी छोंक में जो डलने वाला तेल है, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री की नजर है। तो यानी कि कोई संकट तो है। तो जब तक तो कहते रहे कि हरदीप पुरी भी कि नहीं जी तेल पूरा है, और अगले दिन आके क्या नाम 950 रुपये गैस के सिलेंडर पे कॉमर्शियल पे बढ़ा देते हैं। 5 किलो गैस के सिलेंडर पे 280 रुपये बढ़ा देते हैं। कौन इस्तेमाल करता है 5 किलो का सिलेंडर भाई? झुग्गी वाले, झोंपड़ी वाला मजदूर, वो उसको यूज करता है। जो न्यूनतम झाड़ी 500-400 रुपये 700 रुपये लेकर आता है, पूरे दिन मेहनत करता है, मशक्कत करता है, ईंटा ढोता है, तमाम जद्दोजहद करता है जी। आप उसको क्या नाम है, उसकी गैस के रेट आपने बढ़ा दिए जी। वहीं पर हम बात करें, देश का एक और ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान के समय में। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी निरंतर रूप से गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यात्रा भी पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है और वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। और संजय सिंह जी ने भी आवाज़ उठाई थी। तो आपका क्या मानना है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गाय हमारी माता है। और क्योंकि मैं गुरुकुल में जाने का मुझे सौभाग्य मिला, गुरुकुल पूट में, हमारे बीच में अभी श्रद्धेय आचार्य जी नहीं है, तो हमारे गुरुजी थे, वो भी हमेशा आचार्य धर्मेश्वरानंद जी जो जिन्होंने गुरुकुल पूट की स्थापना की, तो वहाँ पे गौशाला थी, उसमें लोग सेवा भी करते थे। सरकार ने गोवंश को जो उनको जितने भी यहाँ पे इन्होंने गौशाला खोली हैं, उसमें तो उनको राशन मिल नहीं रहा। उनकी हालत बहुत खराब है, बस से बदतर है। और जहाँ तक पर पैसा तो नियुक्त करा जा रहा है। जहाँ तक स्वामी जी की बात है, महाराज जी की बात है, जो शंकराचार्य हैं, जो पूजनीय हैं, जो आराध्य हैं, शंकराचार्य जी जब कोई बात उठाते हैं तो उनके साथ तो अभद्रता की जाती है, उनके बटुकों को भी मारा जाता है, उनके केश पकड़े जाते हैं। तो आदरणीय सांसद जी गए थे, तो इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया है। जब आप देखिए, जब अंबानी के यहाँ शादी होती तो प्रधानमंत्री जाते हैं, उन्हीं आचार्य जी के सामने जाके उनके नतमस्तक हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ और उन्हीं की सरकार में उनके साथ दुर्व्यवहार और किस तरीके का वहाँ पे कृत्य किया गया, ये आपने देखा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पाप की भागी भी बनेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, पता नहीं वो कैसे योगी हैं जो शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं। उनके सीईओ और उनके इंस्पेक्टर, वो लोग जाके उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके बटुकों को पिटाई कर रहे हैं। वो वहाँ अनशन पे बैठे रहे, उनकी बिजली काटने का नोटिस दे दिया उनके आश्रम की। तो ये जनता देख रही है। और जहाँ तक गाय माता की बात है, भाजपा ये जो हैं अलग अलग प्रदेशों में गाय का स्वरूप इनके लिए बदल जाता है, गौ माता का स्वरूप। केरल में जाते हैं तो यहाँ पे गाय मम्मी है, वहाँ पे यम्मी है ना। वो क्या कहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, चुपचाप तो घर के अंदर खा सकते हैं। पाप के भागीदार हैं, मैं बता रहा हूँ, पापी हैं, इनको पाप लगेगा, आप देखिएगा इनको पाप। आपका क्या मतलब, होनी चाहिए गौ माता राष्ट्रमाता? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। देखिए, गाय माता बिल्कुल होनी चाहिए। और गौ माँ से जो आप देखिए तमाम गौमूत्र के तमाम चीज़ें बताई हैं, दवाइयाँ उससे भी बनती हैं, गोबर से कंडे बनते हैं। गाँवों में आप चले जाइए तो उसमें पहले
जो चूल्हे पे रोटियां बनती थी उसमें भी और खाने में उसमें उपयोग होता था। दूसरा खेतों में खाद के रूप में उपयोग। तो गाय खाली दूध का ही पर्पज़ नहीं है, उसके अलावा भी तमाम चीज़ें गाय से मिलती हैं, लेकिन ये लोग इसी में सब इल्झा के रखते हैं। और जहाँ तक ये मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है। ठीक है। वहीं पर जैसे अभी वर्तमान में आपकी एक जगह सरकार है जी। तो जैसे महाराष्ट्र में राजमाता घोषित किया गया, वैसे पंजाब में हमें देखने को क्यों नहीं मिलता कि आम आदमी पार्टी बिल लेके आए और राजमाता घोषित करे जैसे महाराष्ट्र में हुआ, और फिर एक मैसेज जाए कि आम आदमी पार्टी गौ माता की संरक्षण की बात कर रही है। देखिए ऐसा है, जहाँ पंजाब की आपने बात की, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक मैं बात नहीं कहूँगा इधर उधर की, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वहाँ के लोग जो हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जिन लोगों ने मैंडेट पंजाब को दिया है, तो उन लोग वो मांग उठानी चाहिए और उसको, क्योंकि सिख धर्म में भी गौ माता को दर्जा दिया है कि वहाँ के लोगों को जो है, जिन लोगों ने मैंडेट दिया है, जिन लोगों ने सरकार बनाई है पंजाब की, उन लोगों को मांग करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर भगवत मान सरकार फिर उस पर, आदरणीय भगवत मान जी के नेतृत्व में उस पर फैसला लेगी। जी जी। वहीं पर हम बात करें कि जैसे एक दौर आया है कि हर एक व्यक्ति पहले दूसरी पार्टी में होता है और वो अपनी राजनीति शुरू करता है, और जब एक ऊंचाई तक पहुंचता है वो भाजपा ज्वाइन हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप कब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? जीवन में कभी नहीं करूंगा। देखिए, मैं राजनीति आइडियोलॉजी के साथ कर रहा हूँ जी, और खाली राजनीति नहीं, मैं पहले भी मैंने कहा था और मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है और आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी निकली। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में तो हमारा लगातार अनवरत संघर्ष ही है। यहाँ कोई सत्ता तो है नहीं आम आदमी पार्टी की, तो लगातार हम लोग हर छोटे से छोटे कार्यक्रम को लेकर तमाम चीज़ों के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जिस नेता से मैंने राजनीति का कैखेगे सीखा, आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, तो उनकी और हमारी विचारधारा एक ही है कि गरीबों के, मजलूमों के हितों के लिए काम करना है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो ये तो एक तरीके से वो कहते हैं ना, पूरब और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते जी। तो वही वाली बात है। तो जीवन में हम बीजेपी में, तो ये मतलब ये तो एकदम सोचना भी गुनाह है। ये तो सोचना भी गुनाह है। बीजेपी, क्योंकि कीचड़, जब इतना कीचड़ है वहाँ पे, और वहाँ पे वो कमल का फूल भी, अब देखो अब थोड़ी देर में गर्मी ज़्यादा होती है मुरझा जाता है। अभी 27 का चुनाव जैसे जैसे आएगा तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी में आप देखो इस बार जो है मुरझाने वाला है पक्का। जैसे आप कह रहे हैं कि कतई नहीं जाओगे बीजेपी में, पर ऐसे ही एक आपके सांसद है जो वर्तमान में बहुत ट्रोल हो रहे हैं, राघव चड्ढा, उन्होंने भी यही बोला कि गुंडों की पार्टी है ऐसा वैसा, और आज उसी गुंडों की पार्टी में चले गए। राघव चड्ढा जो है वो, जब आदमी ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगता है, जब संघर्ष छोड़ देता है, तो ऐसे ही होता है। राघव चड्ढा जी को अरविंद केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा बनाया, नहीं तो चड्डी पहननी नहीं आती थी उन्हें, है ना। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनको राघव चड्ढा बनाया, और आज वो जाके बीजेपी में, आप देखें उनकी बोल सुने आपने, चरित्र का पता चल जाता है। आप देखो, जब वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निकल के आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 21 राज्यों की सरकारें, 21 राज्यों में सरकारें, और आम आदमी पार्टी के पास एक। तो क्या आप हमको डरा रहे हो, धमका रहे हो? अरे हमसे, हमारी बिल्ली हम ही को मोए, हम यहीं से सीख के गए हो और हमको बता रहे हो। तो राघव चड्ढा बड़ी 5 स्टार कल्चर में रहने वाले, बड़े ऐशोआराम की ज़िंदगी जीने वाले, संघर्ष जिन्होंने छोड़ दिया। और संघर्ष क्यों छोड़ा, आप ये भी जान लीजिए। जब हमारे नेताओं को फर्जी केस लगा के जेल में भेजा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को, मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, और सत्येंद्र जैन जी को, तमाम लोगों को जेल भेज दिया। तो जब जैसी खबर आई कि अगला नंबर राघव चड्ढा का आएगा, वो सरेंडर करके भाई साहब कि मैं आंखों का इलाज कराने भाग गए विदेश, और फिर विदेश से आए ही नहीं कि भाई आंखों का इलाज इतना लंबा, पता नहीं वो आंखों का इलाज चल रहा था दिल का या दिमाग का। तो जब आए तो सीधे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए और धुल गए। कल तक जिस बीजेपी को पानी पी पी के वो कोस रहे थे, जिसको गरिया रहे थे रोज, आज उसी भारतीय जनता, अरे ठीक है, मैं उनकी बात अगर ये थी कि आम आदमी पार्टी भटक गई है, तो अरे तुम तो मत भटको भाई, हम भटक गए, ठीक है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने कहा कि भटक गई है सिद्धांतों से, तो बीजेपी के कौन से सिद्धांत अच्छे हैं भाई जो तुम उसमें चले गए? हम तो भटक गए। गुंडा बता रहे थे तो 4 दिन पहले मैं वही कह रहा हूं, गुंडों की पार्टी, आज उसी गुंडों की पार्टी में जाके शामिल हो गए। तो मैं वही तो कह, जो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, तोड़ फोड़ करो, ईडी, सीबीआई, जितनी जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करो। लेकिन एक हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी भी हैं, उत्तर प्रदेश में उनको दर्जनों मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया,
और लगा के कहा कि डराने का कोशिश की, तो सांसद जी रुके नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मैं आगे। सांसद जी विधानसभा में पहुंच गए कि करो गिरफ्तार, करो कार्रवाई जी। ऐसे ईडी सीबीआई की करो गिरफ्तार। तो वो हम लोग डरने झुकने वाले लोग नहीं हैं। और देखिए आप देखिए इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो संघर्ष करते हैं, जो सत्ता की चरण चुंबक उसकी वंदना करते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो उनका कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। जी। जयचंद का कोई इतिहास लिखा है किसी ने? बताओ आप। मीर जाफर जी, जयचंद, ये जितने लोग हैं तो ये गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे। पंजाब के लोगों ने बता दिया इनको कैसे गद्दारी की, पंजाब में घुस के दिखाएं ये लोग। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब की जनता इनको दौड़ाएगी। राघव चड्ढा एक बार पंजाब जाके देखिए, मुख्य चेहरा बनने वाले हैं पंजाब का। आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी का मुख्य चेहरा, सीएम फेस। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का सीएम। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी में थे तब क्या थे वो? जब आम आदमी पार्टी में थे तब भी तो मुख्य चेहरा थे, पार्टी के राष्ट्रीय लेवल पे वो चेहरा थे। लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, उनको चाय समोसा उनको समझ में आ रहा था, वो पीआर टीम लगा के अपना चला रहे थे। लेकिन जो असल में जो देश की आवाज है, जो सांसद संजय सिंह जी उठाते हैं, उसमें वो हमेशा उस नदारत रहते थे। तो पंजाब की जनता उन्हें देख रही है, दौड़ाएगी उनको, देखिएगा। कब समझ आ गया था आपको कि राघव चड्ढा जाने वाले हैं? कुछ लगने लगा था, हिंट लगने लगे थे? देखिए जहां तक बात है, जब संघर्ष से रास्ता आदमी मुंह मोड़ लेता तो हमेशा दिखता है। सालों से था ये, आज की कहानी नहीं। जब से वो आइज ऑपरेशन कराने गए, आइज ऑपरेशन के लिए गए, अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, उस पर उसका एक भी ट्वीट नहीं आया बोलना। अरविंद केजरीवाल जी छूटे, उस पर नहीं बोलना। संजय सिंह जी गए, उस पर नहीं बोलना। तो ये उनकी गतिविधियां तमाम चीजें दिख रही थी लंबे समय से। जी। वहीं पर लास्ट 2-3 सवाल कि वर्तमान में आप जैसे इलेक्शन आने वाले 27 के, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है? देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे लड़ेगी, किस तरीके से लड़ेगी, ये शीर्ष नेतृत्व तो ये निर्णय लेगा आने वाले समय में, आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन जहां तक निकाय चुनाव की बात थी, तो अभी निकाय चुनाव सरकार कर नहीं रही, क्योंकि डर के भाग रही है। इसको पता है कि फर्जियत हो जाएगा, मैसेज गलत चला जाएगा, उसको डिले कर दिया। तो माननीय सांसद जी और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हमारी, वो उस पर निर्णय लेगी। तो साथ ही होंगे शायद दोनों, सुनने में ये आ रहा है। अभी एक्चुअली डिले करा रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। क्योंकि भाजपा ही तो अपने तरीके से कराते, तो परिसीमन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इनका पता है इनको कि अब हवा उल्टी बह रही है, तो इसलिए निकाय चुनाव नहीं कराए। निकाय चुनाव हो जाता तो इनका, क्योंकि पता चल जाता है कि कितना पानी है, कितने पानी में ये लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने उसको टाल दिया। अगर समाजवादी पार्टी आपको बोले आम आदमी पार्टी को कोलिजन में मिलकर लड़ते हैं, तो तैयार होगी आम आदमी पार्टी, आपको लगता है? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी सारी चीजों पर निर्णय करेंगे। और कैसे उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पे हम लोगों का एक सोच तो, एक विचारधारा तो जरूर है कि किसी भी तरीके से देश को विभाजित करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में काबिज है, किसी भी तरीके से उसको हटाना है और मुद्दों के आधार पे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाना है। और उसी पे चुनाव भी होना चाहिए और उसी पे जनता को मतदान भी करना चाहिए। हमारा यही एजेंडा है। बाकी हमारे सीनियर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 के चुनाव में किसके साथ गठबंधन होगा, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये सारा निर्णय उनका है। हम लोग नीचे जमीनी स्तर पे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो संगठन को बढ़ाने का और उसको विस्तार करने का हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मेरठ की साउथ सीट से आप पिछला इलेक्शन लड़े थे शायद? नहीं, मैं नहीं लड़ा। हमारे यहाँ अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा? अभी मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरठ साउथ से हमारे कैंडिडेट थे ओमदत्त त्यागी जी, हाँ, उनको हम लोगों ने लड़ाया था। यहाँ मेरठ की 7 सीट से हमारे कैंडिडेट थे। तो मेरठ की 7 सीटों पे हम लोग, जो पिछला लोकसभा वो विधानसभा चुनाव हुआ था 22 में, उसमें हम लोगों ने सारे कैंडिडेट्स खड़े उतारे थे। और दूसरा उसके बाद मेयर का चुनाव हुआ, तो मेयर में भी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट थे मेरठ में। और यहाँ पे काफ़ी वार्डों में हमारे प्रत्याशी रहे जो काफ़ी अच्छे वोट लेके आए, हजार से ऊपर वोट वो लेके आए। एक हमारे यहाँ पे सभासद भी हमारा यहाँ पे जीता, जो जिला योजना समिति का सदस्य भी है अभी वर्तमान में भी। और 11 चेयरमैन उत्तर प्रदेश के अंदर जीते, कई सौ हमारे पार्षद और सभासद यहाँ पे जीते। तो एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे पिछले चुनाव में भी, और हम लोग उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई थी। जी। तो उम्मीद क्या लगती है, अगर मतलब 27 में क्या होने वाला है? क्या सरकार रिपीट करेगी या फिर कुछ बदलाव दिखेगा हमें, क्या लग रहा है? देखिए चुनाव खाली आज भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती, एजेंसीज उनकी चुनाव लड़ती है। उनके साथ में अज्ञानेश कुमार चुनाव लड़ता है, इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को देख के विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है। ये बात मैं
मतलब ये मेरा व्यक्तिगत है कि विपक्ष के लोगों को एकजुट होना चाहिए और जो एक सी विचारधारा के लोग हैं खास तौर से उन लोगों को साथ में आके लाइक माइंडेड पार्टियां जो भी हैं उन लोगों को, क्योंकि बीजेपी को रोकना बेहद ज़रूरी है। अगर बीजेपी को नहीं रोका तो देश को बर्बाद कर देंगे। आप देखिए जिस तरीके से अडानी और अंबानी को देश की खनिज संपत्ति इन लोगों ने दे दी उनको, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे पोर्ट हो, जितनी चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये उनको देने का काम कर रहे हैं। और जो करार एक बार हो जाता है फिर वो आपको पता ही है कि वो लंबे समय तक चलता है, अगली सरकार भी आए तो उसको उस अनुबंध को नहीं कर सकती। तो आप देखिए पहले एम्स बने, तमाम देश में विकास की चीज़ें हुई, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा नहीं कि नहीं काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब से आए हैं उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो? वो जब भी आते हैं देश में सनसनी फैला देते हैं कि 2000 का नोट बंद कर दिया, क्या करेंगे जी, काला धन। पता चला उससे ज़्यादा विदेशों में जितना काला धन पहले था उससे ज़्यादा काला धन आज की तारीख में। जो पहले प्रधानमंत्री भाषण दिया करते थे कि जब देश का पैसा की कीमत गिरती है, देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी की साख दिन ब दिन गिरती जा रही है। अब वो उनके कहे हुए बयान से डीजल पेट्रोल पे क्या हाल है। तो लाइनों में इन लोगों ने, गैस की किल्लत पे इन लोगों ने लोगों को लाइन में लगा दिया और वाहवाही लूटता कि कोई कमी नहीं है देश में, और अब आके फिर दोबारा इन्होंने यही काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री SIR के नाम पे और तमाम चीज़ों में लोगों को, नोटबंदी के नाम पे लोगों को लाइन में लगा के, कोरोना के नाम पे ताली थाली इन्होंने बजवा दी थी पूरे दिन, क्या ताली थाली से कोरोना जाएगा। और प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बनाने की बातें करते हैं। तो ये बौद्धिक स्तर उनका है। वो कहते हैं कि मैंने बताया कि बादलों के बीच से जाके रेडार से छुप जाएंगे फाइटर विमान। तो जब ऐसा बौद्धिक स्तर देश के प्रधानमंत्री का हो तो उनके नीचे वाले तो कहेंगे क्या, उनका भी सब खाली ही है। तो आने वाले समय में जनता को बुनियादी मुद्दों पे वोट करनी चाहिए, बुनियादी और जो अच्छा पढ़ा लिखा और जो आपके हितों की बात कर सकता हो उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। वहीं पर जैसे आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी है, लास्ट सवाल है मेरा कि जैसे इलेक्शन कमीशन का रोल है कि वो जिताने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो विपक्ष क्या कर रहा है? चलो आप उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या में हैं, दूसरी पार्टी तो नहीं, ऐसा नहीं है कम संख्या में। देखिए मतलब इतनी शक्ति नहीं है जो जितनी शक्ति समाजवादी है, तो मानोगे समाजवादी के पास विधायक हैं। नहीं, सरकारों में रहे, सरकारों में रहे। आप अभी संघर्ष वाली स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। 14 साल करीब हुए हैं, अभी 14 साल लगभग हो गए पार्टी। 2 स्टेट में सरकार आ चुकी थी। 2 स्टेट में सरकार आ चुकी। आप देखिए राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी। मध्य प्रदेश में मेयर हमारी रानी अग्रवाल बनी। गोवा के अंदर 2 विधायक हमारे हैं। आपका गुजरात में चले जाओ 5 विधायक है, 35 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे तो वही है ना। तो वो लोग तो डरे हुए हैं। आप देखो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में हमारे महराज मलिक जी विधायक हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वहाँ के। तो ऐसा नहीं है, पार्टी विस्तार हो रहा है, पार्टी लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। और उत्तर प्रदेश जो है जातिगत माहौल, उत्तर प्रदेश जातिगत संरचना में जकड़ा हुआ है। राजनेताओं ने जातिगत आधार पे लोगों को बांटने का काम किया है। तो ये दुश्वारियां, ये परेशानी तो हैं, लेकिन जनता को अपने असल मुद्दे समझने पड़ेंगे। अगर असल मुद्दों की बात होगी तो आप निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी उनकी पसंद बनेगी। अभी आप देखो एक प्रदेश में सरकार बनी तो पहली कलम से वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, 200 यूनिट बिजली फ्री। ये मॉडल कौन लेके आया था देश में? तमिलनाडु की बात कर रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मॉडल लेके कौन आया देश में कि गरीबों को, मजलूमों को, हर घर को, ना अमीर ना गरीब, हमने किसी को नहीं देखा। 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस की यात्रा मिलती थी पहले फ्री। अब क्या किया नई मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा नहीं पहले रजिस्ट्रेशन कर। तो पहले वो मैं कह रहा हूँ ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगाना जानती है कि अब आप वो जाए पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर वहाँ से उनका कार्ड बनेगा, फिर वो यात्रा करेगी। अब उत्तर प्रदेश की महिला तो दिल्ली में जाके फ्री में बस की यात्रा नहीं कर सकती। पहले क्या था, अब सिर्फ दिल्ली की दिल्ली की, और दिल्ली की भी उसको पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कार्ड बनवाना होगा। आप समझो कि क्या है कि योजना दिखाने के लिए तो योजना रहे, लेकिन उस योजना को इतना सीमित कर दो, इतने उसके डू एंड डोंट्स लगा दो कि वो योजना धीरे धीरे रसातल में पहुंच जाए। तो पहले हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी कोई भी माँ बहन बेटी आएगी दिल्ली में और वो बस में जाएगी तो उसकी तरफ से, अरविंद जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री बस की यात्रा मिलेगी। लेकिन नई सरकार आई, महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को मैं फ्री नहीं चलने दूंगी। अब उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, जब रक्षाबंधन या भैया दूज आता है जब फ्री तो अखबारों में हेडलाइन होते कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने की 2 दिन के लिए बस की यात्रा फ्री। अरे दिल्ली वाले से सीख लो भाई, अरविंद केजरीवाल से सीखो भाई, ये तो फ्री वीज है। आप क्या बात कर रहे हैं, फ्री वीज है, वो तो फ्री वीज बताते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो लोग फ्री वीज बताते हैं। एक्चुअली उन लोगों ने सरकार के पैसों को लूटा है
वो उनको जो वो इस्तेमाल करते हैं वो फ्री बीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी किस गाड़ी से चलते हैं, कौन डीजल देता है उसका? वो फ्री बीज इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? उनको किसने अधिकार दे दिया कि तुम फ्री बीज करोगे, जनता नहीं करेगी? और पैसा किसने दिया? सरकारों को जो जनता टैक्स देती है, जो रेवेन्यू देती है, जो जीएसटी के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से देती है, सरकारों का काम क्या है? सरकारी कोई प्रॉफिटेबल संस्था तो है नहीं कि वो उससे बिजनेस करेंगी, पैसा कमाएंगी। सरकारों का काम है कि जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना, उनके जो जीवन शैली है उसमें उत्थान करना, उसको आगे बढ़ाना, लोगों की मदद करना। दिल्ली की सरकार ने क्या किया? दिल्ली की सरकार ने जो जनता से पैसा लिया वही जनता को ही तो लौटाया। और ये क्या करते हैं कि जनता से पैसा लिया, अपने को और रिश्तेदारों को, लोगों को लौटा दो। भाई जब भी तो आपने देखा होगा, दिल्ली में एक विधायक है जो अरविंद केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़े, अभी मंत्री भी है प्रवेश वर्मा जी। चुनाव से पहले 1,000 रुपए का बांट रहे थे आचार संहिता के बीच में, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब संस्थान गिरवी रखे जा चुके हों, जब सारी एजेंसीज उनके कब्जे में हो, तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप याद है कि अंग्रेजों का राज था इस देश के अंदर, लेकिन 1857 की क्रांति का आगाज इसी मेरठ से हुआ और समय जरूर लगा, लेकिन 1947 में देश आजाद हो गया। तो अब ये नरेंद्र मोदी आए हैं तो वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब इनका शासन है। तो ऐसा नहीं है कि हर जो रात है उसका सुबह भी होती है। तो इनकी भी जाने का समय, इनकी विदाई का समय भी नजदीक है और निश्चित तौर पे ये लोग जाएंगे। और पतन का कारण इनकी जो कार्यशैली है, जो भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे इनके सामने। आप कह रहे हैं जाएंगे, पर वहीं पर आपने एक और आरोप लगाया कि इनकी मदद इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जब इलेक्शन कमीशन मदद कर रहा है तो इलेक्शन का मतलब ही कहाँ रह गया आपके हिसाब से? मैं भी तो कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे विदेशी आक्रांता आए थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो बहुत लोग उनकी मदद कर रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बहुत सारे माफी वीर थे जिन्होंने जेल में रह के माफी मांगी थे ना। तो एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह थे, हम उनको मानने वाले हैं। महात्मा गांधी जी को हम लोग मानने वाले हैं। एक तरफ वो वीर सावरकर को मानने की बात वो लोग करते हैं। एक तरफ आप देखो, महात्मा गांधी जी को जिस व्यक्ति ने गोली मारी हो वो उनका नेता है। तो ये देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में पूरा अपना जीवन लगा दिया जी, तो उसको नाथुराम गोडसे को वो लोग पूछते हैं। हाँ, तो ये उनकी वो विचारधारा। सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन कर दिया था, आपको पता है? जी जी। और फिर इन लोगों ने सशर्त माफी मांगे कि हम किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। लेकिन आरएस कहाँ से आते हैं? बीजेपी के बड़े नेता सारे कहाँ हैं? कहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि करते हैं? जाके वहीं पे करते हैं ना। तो इनकी मातृ संस्था है। तो एक बहुत लंबा समय, बहुत लंबा अंतराल इन लोगों को लगा यहाँ तक आने में। लेकिन जो इनकी 10-15 साल की जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो इस समय सरकार चल रही है, जो दुश्वारियाँ लोगों की हैं, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग पीड़ा में जी। तो इनको उखाड़ने का, इनके पतन का कारण भी इन्हीं की योजनाएं और इन्हीं के क्रियाकलाप बनेंगे। आप निश्चित तौर पे देखते रहिए जी। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ज्वाइन करें उस पर? हाँ, मेरा तमाम लोगों से निवेदन है, अपील है कि आने वाली जो यहाँ से मेरठ में 16 मई से मेरठ के कमिश्नरी पार्क में एक विशाल जनसभा माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे विशाल जनसभा होगी। और उसके बाद में ये पदयात्रा लगातार 20 मई तक गाजियाबाद तक जाएगी। तो आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। ये रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा है। नौजवानों को रोज़गार के आवाज़ उठाने की पदयात्रा है, सामाजिक न्याय की पदयात्रा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, शोषित, पिछड़ित, वंचित समाज के लोगों के साथ और ख़ासतौर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पदयात्रा है। किसानों की आवाज़ को उठाने की पदयात्रा है। तो तमाम जाति, धर्म, सांप्रदाय से ऊपर उठ के इस पदयात्रा का हिस्सा बनिएगा। उसी के साथ ही लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अपील है जी कि हमारे साथी लगातार एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट ही चला रहे हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए जी, ताकि निष्पक्ष आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो बड़े चैनल्स हैं वो सीमित दायरे में, वो सुनियोजित तरीके से पार्टी के दलों के बीच में कहीं अटके रहते हैं और उनकी आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन अगर आपको निष्पक्ष और बिल्कुल सही तरीके से सीधी और सच्ची आवाज़ आपको सुनना हो तो ऐसे सोशल मीडिया पे जो हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।